नमस्कार, जय हिंद। रूस यूक्रेन क्राइसिस चल रही है और वहाँ संकट में हमारे स्टूडेंट घिरे हुए हैं, लेकिन हमारे नेता हैं कि वो आपदा में भी अवसर तलाश ही लेते हैं। क्यों भारत में पढ़ाई इतनी महंगी है कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है? क्या सरकार ने कहा था यूक्रेन में जाकर पढ़ो? पढ़ाई में फिसड्डी है इसलिए दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करते हैं। जिस हमले को चीन और अमेरिका नहीं रोक पाया उसे हमारी सरकार ने कर दिखाया और भारतीयों के लिए 6 घंटे तक रूस ने युद्ध रोक दिया। देखा कमाल। ये वो डायलॉग है जो भारत के कुछ बयान वीरों के मुंह से निकल रहे हैं। राजनीतिक दल से लेकर पत्रकारिता को दलदल में धकेलने वाले आपदा में तारीफों का अवसर तलाश रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से अपनी जान बचाकर भारत लौटे छात्रों से कोई जयकारे लगवा रहा है तो कोई वीडियो बनवा रहा है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि क्यों भारतीयों को युद्ध के मैदान यूक्रेन से लाने में इतना वक्त लग रहा है। क्यों नहीं हमने जंग से पहले ही उन्हें अपने देश वापस बुला लिया? क्यों भारत में मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है जिसकी वजह से भारतीय छात्रों को बाहर जाना पड़ता है? इन सवालों का जवाब देने के बजाय अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनेगी तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल हम बात करेंगे सच्चाई की। पिछले कई दिनों से यूक्रेन में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रूसी सेनाएं लगातार यूक्रेन पर हमला कर रही हैं, आम लोगों की जान जा रही है। मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों की टीम को भारत पहुंचने वाले छात्रों से मिलने के लिए फ्लाइट से लेकर एयरपोर्ट पर तैनात किया। इसी बीच जब कुछ छात्र हंगरी के बुडापेस्ट के रास्ते भारत लौटे तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी इनसे मिलने एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान छात्र अपनी तकलीफ और नाराजगी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसी ही तकलीफ यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूसी हमले में मारे गए भारतीय नवीन शेखरप्पा के मन में भी है। मेडिकल की पढ़ाई करने गए नवीन रूसी हमले में मारे गए। नवीन के पिता कह रहे हैं कि छात्रों के पास भारतीय दूतावास से कोई नहीं पहुंचा। फिर सवाल है कि अगर सरकार कह रही है कि भारतीय दूतावास बहुत काम कर रहा है तो फिर क्या नवीन के पिता गलत बोल रहे हैं? क्या यूक्रेन से लौटे ये छात्र गलत बोल रहे हैं? अब डिप्लोमेटिक मिशन ने पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को जारी की थी, जबकि यूक्रेन और जो रूस के बीच बढ़ते तनाव की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में चल रही थी। पश्चिमी इंटेलिजेंस हफ्तों से कह रहा था कि यूक्रेन पर एकदम से हमला होगा, फिर भी भारत ने अपने लोगों को वहां से समय पर क्यों नहीं निकाला? क्या एडवाइजरी जारी करते वक्त 20,000 छात्रों के भारत लौटने के लिहाज से जरूरी एयर ट्रैफिक की व्यवस्था की गई थी? अगर की गई थी तो अब तक छात्र क्यों बेबस हैं? जब युद्ध की खबरें आने लगी तो क्यों एयर टिकट रातों रात कई गुना महंगे हो गए और सरकार देखती क्यों रही? यूक्रेन में एक छात्र है मेहताब। उन्होंने कहा कि वो आना तो चाहते थे लेकिन 50,000 रुपये नहीं जुटा पाए, क्योंकि मेहताब की माँ टीचर हैं, पिता कोविड में चल बसे, तो वह आखिर 50,000 रुपये कहाँ से लाते? छात्रों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसका नाम है ऑपरेशन गंगा, जहाँ यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और रोमानिया से भारत के लिए फ़्लाइट्स चलाई जा रही हैं। अब ये इत्तेफाक कहें या प्रचार कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जारी है और यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए गंगा के नाम से मिशन चलाया जा रहा है। एक तरफ तो युद्ध छिड़ने के इतने दिन बाद भी हजारों लोग यूक्रेन में फंसे हैं, जबकि दूसरी ओर चुनावी रैलियों में ऑपरेशन गंगा के लिए नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि ये पहली बार नहीं है कि युद्ध के बीच में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए सरकार ने कोई मिशन चलाया हो। चलिए हम आपको कुछ मिशन याद दिला देते हैं। 1990 में भारतीय वायुसेना ने कुवैत में फंसे भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट कराने के लिए ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन में लगभग 1,70,000 नागरिकों को सुरक्षित रूप से एयरलिफ्ट करा लिया गया था। अक्षय कुमार ने इस पर एक मूवी भी बनाई है। 2006 में इजरायल लेबनान युद्ध के दौरान लेबनान से भारतीय, श्रीलंकाई, नेपाली और नेबलानी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सुकून शुरू किया गया था। बात करते हैं लीबिया की। 26 फरवरी 2011 को लीबिया में ऑपरेशन सेफ होम कमिंग शुरू किया गया था, जहां 15,400 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को उस समय लीबिया में चल रहे गृह युद्ध से बचाया गया था। साल 2015 में भी हौती विद्रोही लड़ाकों की वजह से यमन में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन राहत। वहाँ से भी भारतीयों को निकाला गया था। तो एक तरफ बढ़ा चढ़ा कर दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ फेक न्यूज़ चल रही है, जैसे कि भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए 6 घंटे युद्ध डिले करा दिया। बाद में विदेश मंत्रालय ने बताया कि दावा झूठा है। इसी प्रकार एक वैशाली नाम की एक लड़की जो यूक्रेन से मदद मांग रही थी, उसके बारे में दावा कर दिया गया कि वो तो भारत में ही है और सरकार को बदनाम करने के लिए वीडियो बना रही है, लिहाजा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में यूपी पुलिस ने खुद साफ किया कि ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खुद वैशाली ने भी
ये बताया कि वो यूक्रेन से रोमानिया पहुंच गई हैं और उन्होंने इसके लिए पुलिस को लाइव लोकेशन तक भेजी, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्यों भारत के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर होते हैं? 26 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राइवेट सेक्टर से आग्रह किया कि वो भारत में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाएं। लेकिन बता दें, ये प्राइवेट सेक्टर की देन है कि बच्चे देश के प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने की बजाय यूक्रेन, फिलीपींस जैसे छोटे देश जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि भारत में प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की फीस लगती है, जबकि यूक्रेन जैसे देशों में 20 से 25 लाख रुपए में डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। दिसंबर 2021 की बात करें तो लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि भारत में MBBS की लगभग 88,120 सीटें हैं, BDS की 27,000। वहीं 2021 में सीटों के लिए 16 लाख उम्मीदवारों ने नेशनल एलिजिबिलिटी का एक एंट्रेंस टेस्ट दिया था। साल 2020 में यह आंकड़ा 13 लाख था, तो फीस तो ज़्यादा है ही और सीटें भी कम हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो मौका है वो बचाए गए लोगों को चुनाव में भुनाने का नहीं है। इन सवालों के स्थायी जवाब तलाशने की ज़रूरत है कि भारत सरकार ने यूक्रेन और रूस की जंग को भांपने में देर क्यों लगाई, लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देरी क्यों की गई और भारत में मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी क्यों है। युद्ध जैसे हालात में जान बचाने की जद्दोजहद के बीच में भी आखिर ये प्रचार वाली राजनीति क्यों है। अब ये सवाल हमें और आपको अपने जनप्रतिनिधियों से या सरकार से पूछना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो मेरा वीडियो है आपके बीच में एक जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। हम सबको किसी सरकार के नज़रिए से नहीं, किसी सरकार के किसी पार्टी के सदस्य होने के नाते नहीं, बल्कि हमें अपने देश के नागरिकों के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, उस हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। तो आप इसे सोचें। फिलहाल एक मुद्दा है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नमस्कार, जय हिंद।